निशिकांत दुबे जी अभी चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं और उनको लगता है कि वो राहुल गांधी से भी ऊपर हैं। वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो इक्वल हैं प्रधानमंत्री के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लॉबी की बैंड बजा दी है। उन्होंने सीधे सीधे दिल्ली की कुर्सी पर ही दावा ठोक दिया है। इशारों इशारों में उन्होंने जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में तल्खी चल रही है उसमें बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये कहकर कि दिल्ली की आबो हवा बड़ी खराब है। लेकिन वो लखनऊ का जिक्र ना करके गोरखपुर का जिक्र कर रहे हैं कि यहां की जो हवा है वो बहुत अच्छी है। तो क्या इशारों इशारों में कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, समझेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। केपी मलिक जी वैश्विककार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, योगी आदित्यनाथ बयान देकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा खराब है, गोरखपुर की आबो हवा बड़ी अच्छी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं और किसको संदेश देना चाह रहे हैं मंच पर खड़े होकर? क्या ये सीधी सीधी बगावत है क्या? देखिए हिमांशु जी, योगी जी अगर दिल्ली को गैस चैम्बर बता रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि ये बात तो सच है कि दिल्ली तो वास्तव में गैस चैम्बर है। और उन्होंने खाली एक बार यही नहीं कह दिया कि दिल्ली में पोल्यूशन है या दिल्ली गैस चैम्बर है, बाकायदा उन्होंने अंदर तक उसको विश्लेषण किया उसका, कि आंखों में जलन होती है, बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा मामला खराब है दिल्ली का। और देखिए गोरखपुर में कितना बढ़िया मौसम है और कितने अच्छे से रहते हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? भाई दिल्ली में तो ट्रिपल ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली में तो ज्यादातर कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे सर्वा तो मोदी जी हैं। रेखा गुप्ता तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आए हुए हैं और उनके पास तो पूर्ण अधिकार भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको नहीं लगता कि योगी जी सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को? क्योंकि आपको भी मालूम है कि जिस प्रकार से तल्खी लखनऊ और दिल्ली की बढ़ी है या गोरखपुर की और दिल्ली की दूरी बढ़ी है, मामला चल रहा है। और आज मोदी जी के ऊपर तमाम आपदाएं आई हुई हैं, चाहे वो अमेरिकन डील हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे हरदीप पुरी का इस्तीफा हो, चाहे ममता बनर्जी का दिक्कत हो, चाहे राहुल गांधी जो रेल बना रहे हैं पार्लियामेंट में अंदर और बाहर वो हो। उससे कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर एक आपदा है और उस आपदा का जो अवसर है वो उसमें तलाश रहे हैं योगी जी। योगी जी को लगता है कि ऐसे में अगर वो अपना कोई मामला बनाते हैं तो उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ इस तरह की चीजें भी हैं कि आरएसएस भी देख के चल रही है और आरएसएस भी गुना भाग कर रही है कि अगर परिस्थितियां बहुत गंभीर होती हैं, जिस प्रकार से बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, ममता बनर्जी ने कहा है कल कि भाई वो ज्ञानेश जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। तो अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन क्या होगा? तो सेकंड ऑप्शन योगी जी होंगे। वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं हूं अभी, तो वो जता रहे हैं कि मैं भी हूं और मेरा संदेश भी दिल्ली तक पहुंचे और मैं चर्चाओं में बना रहूं। इसीलिए योगी जी जो है तालाब में कंकड़ फेंक के थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब कोई ना पॉल्यूशन की बात दिल्ली में हो रही है, ना कहीं कोई पॉल्यूशन का मौसम है। अब तो अगर आप देखेंगे, मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूँ, हम तो थोड़ा राहत का सांस ले रहे हैं कि हल्की हवा चल रही है और पॉल्यूशन अभी भी 200-250 है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये, जहां हम 900 में, 1000 में, 700 में, मतलब 600 से ऊपर वाले में रहते हैं और आज 200 है, तो हमें तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, ब्लू स्काई दिख रहा है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर सवाल योगी जी उठा रहे हैं तो वो जताता है कि योगी जी की निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और है। जी। अच्छा, उनको कंपैरिजन करना ही था तो दिल्ली से लखनऊ का करते, कंपैरिजन गोरखपुर से करके उन्होंने ये जता दिया है कि वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, टारगेट कर रहे हैं अमित शाह जी को और दावा ठोक रहे हैं दिल्ली की कुर्सी पर। क्योंकि गोरखपुर वापसी की चर्चाएं हो रही थी योगी जी की, लेकिन अब तो लग रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी की गुजरात वापसी करवा देंगे योगी जी। क्योंकि आपको याद होगा 2024 का इलेक्शन अगर बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर हैं आज मोदी जी और शाह जी, तो फिर बहुत बड़ी वजह योगी जी हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कार्यक्रम हो रहा था अध्यक्ष को लेकर,
तो उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया, मतलब अपने अपने भौकाल में है जैसे कहा जाता है योगी जी। नहीं हिमांशु जी, मैं तो देखिए लगातार ये बात कहता ही रहा हूँ। मैं तो 2024 के इलेक्शन से पहले से कह रहा हूँ कि दिल्ली और लखनऊ की जो दूरी है, गुजरात लॉबी और योगी जी की जो दूरी है, जो तलखी बढ़ी हुई है दोनों के बीच में, वो विदित है, सर्वविदित है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपके सामने तमाम ऐसे उदाहरण है। आप लीजिए, कुंभ का जब मेला चल रहा था और वहां पे भगदड़ में कुछ लोग मारे गए थे, और उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी का कहना ये था कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई किसी की मौत नहीं हुई है, और ट्वीट दिल्ली से हुआ था। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को मानना पड़ा था कि कैजुअलिटी हुई है। तो ये तलखियां कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चल रही है। और उसका जो परिणाम आया है, या उसका जो लोगों को विश्वास आया है, या लोगों को जो दिखाई दिया है, वो 2024 के जो परिणाम आए हैं, उसमें जो आंकड़ा दिखा है, वो उससे जाहिर हो गया कि दिल्ली में और लखनऊ में तलखी बढ़ी हुई है। और उसका नतीजा ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आज अल्पमत में है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार योगी है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 30-35 सीटें बढ़ गई होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में होती। आज भारतीय जनता पार्टी 240 पे है, उसको 272 जाने के लिए 32 सीटें चाहिए। तो 32 सीटें जो गायब हुई हैं, उसका तो सीधा सीधा मामला उत्तर प्रदेश से बनता है। तो इसलिए ये चीज कहना कि आज दिल्ली का मौसम खराब है और दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी के गुब्बारे में पिन चुभाना चाह रहे हैं, और ये देखना चाह रहे हैं। सर, तो मैंने सोचा कि मैं लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख ही लूं, तो पता चला 168 है, 168, यानी कि गुड होता है 0 से 50, 50 से 100 मॉडरेट, पुअर 100 से 150 और अनहेल्दी 150 से 200। यानी कि दिल्ली की आबो हवा खराब है, खराब तो लखनऊ की भी आबो हवा है। आंकड़े ये बता रहे हैं। गोरखपुर की हवा इसलिए अच्छी है क्योंकि गोरखपुर के मठाधीश हैं योगी जी और दिल्ली के मठाधीश हैं मोदी जी, तो इसीलिए वहां की आबो हवा खराब बता रहे हैं। तो लखनऊ के मठाधीश कौन है? लखनऊ में तो इसलिए क्या है कि लखनऊ की हवा भी बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए तो योगी जी ने लखनऊ का उदाहरण नहीं दिया, इसीलिए तो गोरखपुर का उदाहरण दिया गया। गोरखपुर को चर्चाओं में बनाए रखना है। गोरखपुर का डंडा जो है, गोरखपुर का जो सोटा है, उसकी उपस्थिति दर्ज करानी है, इसलिए बार बार गोरखपुर का नाम लिया जा रहा है। और आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा कि दिल्ली में जो आपदा आई हुई है, उसमें एक अवसर तलाश रहे हैं योगी जी। उसी का नतीजा है कि योगी जी आज पॉल्यूशन के कंधे पर रख के, या रेखा गुप्ता के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, और बंदूक का निशाना उनका कहीं और है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि आज आप जी। अच्छा, रजत शर्मा जी का कार्यक्रम चल रहा था, उनकी अदालत लगी हुई थी। निशिकांत दुबे जी से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछते हैं लेकिन सवाल का जवाब वो देते नहीं है, इस तरह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो निशिकांत दुबे ने बड़ी आसानी से कह दिया कि मोदी जी सवालों से ऊपर है। तो दिल्ली गैस चैम्बर बन जाए, देश आपदा में घिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो भगवान है ना, वो सवालों से ऊपर है। योगी जी ये सब करके कि वहां की आबो हवा खराब है, यहाँ बहुत अच्छा है, क्या कर लेंगे? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले या 2015-16 तक भी ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी, नैतिकतावादी और बहुत ही विचारवान पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है और उनका आचरण धीरे धीरे लोगों के सामने आया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी दिखाई दे रही है। निशिकांत दुबे का कितना बड़ा कैरियर है राजनीति में, निशिकांत दुबे जी का कितनी हैसियत राजनीति में है, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक विद्वान और एक से एक क्रांतिकारी नेता है जो आज दाना दुनका चुग रहे हैं पर्दे के पीछे। और निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति जो आज फ्रंट पे खेल रहे हैं, ये फ्रंट पे किसके इशारे पे खेल रहे हैं? इनके पास क्या है? अब इस तरह से कहना कि मोदी जी सवालों से ऊपर हैं,
भाई मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल भी है। मोदी जी तो सवालों से भी ऊपर है। मोदी जी को सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। सवालों के जवाब देने के लिए तो बाकी लोग हैं। सवालों के जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे जी है ना, मोदी जी तो है नहीं। इसीलिए निशिकांत दुबे जी संसद में बोल रहे हैं और मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो बिल्कुल आ सही भी कह नहीं रहे रहे, हैं। वो तो आ हाँ भी जी, नहीं मैं रहे। इसीलिए, हाँ, आ भी नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह पे निशिकांत दुबे जी को दे दिया है। लगातार मोर्चा ले रहे हैं वो, जब चाहे खड़े होकर बोलने लगते हैं। जो स्पीकर होते हैं वो भी उनको नहीं रोकते। निशिकांत दुबे जी को पूरी छूट है। तो मैं निशिकांत दुबे जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मोदी जी सवालों से ऊपर है। अगर सवालों के घेरे में है तो वो निशिकांत दुबे जी है। तो किसी को अगर सवाल पूछना है, अगर राहुल गांधी को सवाल पूछना है, वो प्रधानमंत्री को सवाल ना पूछ के निशिकांत दुबे जी को पूछे। निशिकांत दुबे जी अभी चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं और उनको लगता है कि वो राहुल गांधी से भी ऊपर है। वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो इक्वल हैं प्रधानमंत्री के। तो इसलिए उनका इस तरह की बचकानी बातें करना, इसके कोई मायने नहीं है। आपको देखना होगा कि देश में जो परिस्थिति आज की डेट में है और जिस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा घिरी हुई है केंद्र में, उस पे एक रणनीति जो जिस प्रकार से इस पार्लियामेंट के सेशन में इस दौरान राहुल गांधी बना रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति चल रही थी, उसी रणनीति को भेदने का काम राहुल गांधी ने किया है और उसी फॉर्मूले पे वो चल रहे हैं। आपने देखा 2 दिन पहले उन्होंने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से सीरियस मीटिंग की, डिस्कशन किया, उनकी बातों को समझा और कहा हम किसानों के साथ हैं। जो अमेरिकन डील हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के लिए ये डील बहुत खतरनाक है। तो ऐसे में देश का किसान राहुल गांधी के पीछे बिना बुलाए खड़ा हो जाएगा और इस आपदा में अवसर राहुल गांधी को बहुत बड़ा मिल जाएगा। अगर आप आज की बात करें, आज एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सेना में बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, उस प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जो सेना का हाल है उस पर विचार विमर्श करने के लिए आगे कैसे मामले को बढ़ाया जाए। तो राहुल गांधी ने मोर्चा दूसरा खोल दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और निशिकांत दुबे तो उसके आसपास भी नहीं है। तो अगर इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चल रही है तो मोदी जी के पास तो जवाब देने को ही नहीं है। मोदी जवाब तब देंगे जब उनके पास उत्तर होगा। मोदी जी किसी मामले पर बोल कहाँ रहे हैं? मोदी जी सदन में आ कहाँ रहे हैं? मोदी जी तो योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं अभी भी। वो तो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैली पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं और आसाम में कर रहे हैं और गदगद है वो भीड़ को देख के। उनको ये नहीं पता कि ये भीड़ कैसे आई है, क्या आई है। आपके पास लगातार आसाम में जाने का समय है। आसाम में आप जाते हैं, पुल के ऊपर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का समय आपके पास नहीं है। क्या ये सवाल लोग नहीं पूछेंगे? तो क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के पास जवाब है? नहीं है। तो वहां पे भी जवाब निशिकांत दुबे जी को देना चाहिए। अगर मुझे रजत तो शर्मा लगता है सेवा तीर्थ में एक कमरा जो है निशिकांत दुबे को भी दे देना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से, मतलब प्रवक्ता के तौर पर, प्रधानमंत्री का प्रवक्ता कौन होगा तो निशिकांत दुबे जी हो जाएंगे, वो कार्यभार उनको संभाल लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल का कपिल सिब्बल ने भी उठाया है, दूसरे विपक्ष के लोगों ने भी उठाया है कि आपने जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा है, तो आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? क्या आप अमेरिका की सेवा करना चाहते हैं या आप जो पूंजीपति हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं? सेवा का मतलब क्या है? तो ये जो आप इधर उधर की बातें करके लोगों को भरमाने और बहलाने का काम कर रहे हैं, तथ्यों पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। आप नया आदेश पारी करा रहे हैं कि देश में अब जो है वंदे मातरम जनगण मन से पहले बजाया जाएगा। सब स्कूलों में सबसे पहले ये प्रार्थना होगी सुबह। अरे स्कूल ही नहीं बचेंगे तो कहाँ पे करोगे? आपको मालूम है 90,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से नाम कटवा के गायब हैं। तो और आप चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम के गीत की। तो आप कहाँ बजवाएंगे उसको जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? जो आप निजी संस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, निजी स्कूलों को आगे बढ़ा रहे हैं, मंदिर की और हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं। जब बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, जब शिक्षा के मंदिर ही नहीं होंगे, तो इन पाखंडवाद के मंदिरों में आप क्या करेंगे? क्या इससे आप देश को चलाएंगे? तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नहीं देंगे।
इसका जवाब तो निशिकांत दुबे जी ही दे सकते हैं। इसलिए मैं निशिकांत दुबे जी की बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी सवालों से ऊपर हैं। हम्म। प्रधानमंत्री जी सवालों से ऊपर हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवालों से ऊपर हैं? क्योंकि सनातन को लेकर एक तरफा बात वो कर रहे हैं। वो जब मनाएगा, जिसको मनाएगा उसको कालनेमी बता देंगे। जब मनाएगा तो सदन में ये कह देंगे कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन उन्हीं का मठ 2024 को एक ट्वीट करता है, उसमें उनको शंकराचार्य बता देता है। तब योगी जी आदित्यनाथ को नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति को हम शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। शंकराचार्य ने अगर कानून तोड़ा तो पुलिस उनके जो बटुक थे, जो छोटे छोटे शिष्य थे, उनकी चोटियां पकड़ पकड़ कर खींचेगी। ये किस देश का कानून कहता है? इन सवालों के जवाब से भी क्या योगी जी ऊपर हो जाते हैं? और सपा अपमान कर रही है तो क्या आप भी अपमान करेंगे? आप तो बहुत बड़े लंबा सनातन के झंडा बरदार बने घूमते बरदार। हैं। तो अखिलेश यादव तो इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर धाम का स्थापना करवाई उन्होंने, और आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने मंदिर बनवा दिए? राम मंदिर को लेकर आपने बहुत आपने जो है बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वहां की जनता ने तो आपको 2024 में जवाब दे दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी कथनी करनी में फर्क नहीं है क्या? और क्या योगी जी भी सवालों से ऊपर हो गए? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है, जैसा कि आपने कहा, कि वो झंडा बरदार ही नहीं ठेकेदार भी है हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे है। वो ये मान चुकी है, उनको पता है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसी की रणनीति पे चलते हुए ये आप वो वंदे मातरम गीत के लिए आदेश लेके आए हैं, ताकि जो वेस्ट बंगाल के हिंदू हैं उनको साधा जाए और उससे मुसलमानों को एक मैसेज दिया जाए, उनको परेशान करने का एक मैसेज दिया जाए, जिससे हिंदू एकजुट हो और मुसलमानों में खलबली मचे। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन इस बार इनकी रणनीति चलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशक से जिन मुद्दों पर राजनीति कर रही है, अब दूसरे दल भी उस ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव की बात की है, मंदिर की बात की है। अखिलेश यादव को भी जब ये लग गया कि भ्रष्टाचार, विकास और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी चीजों पे जाके आप इनसे नहीं जीत सकते, आपको इन्हीं के तरीके से जीतना होगा, तो उन्होंने भी मंदिर बनाने की घोषणा कर दी, उन्होंने भी धर्म की घोषणा कर दी। उसी में अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम बहुत बड़ा और एक भव्य मंदिर बनाएंगे कलकत्ता में। तो दूसरी पार्टियों को भी इसके लिए मजबूर होना पड़ा है, और वो भी आज बात स्कूल की, हॉस्पिटल की, सड़कों की, विकास की ना करके वो भी मंदिर, मस्जिद और धार्मिक बातें करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये श्रेय आपको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए साधुवाद आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी ये सिखा दिया है कि विकास कुछ नहीं होता है, और शिक्षा के मंदिर, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, रेल का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो है हिंदू धर्म की बात कीजिए, मुस्लिम धर्म की बात कीजिए, मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, तत्काल चुनाव जीत के फटाफट सत्ता में आइए। सत्ता में आने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। आप जो है विकास की बात करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ सकते। अगर सत्ता में ही आना होता अखिलेश यादव को, तो वो तो दावा करते हैं ना कि उन्होंने हाईवे एक्सप्रेस वे बनवाए, लखनऊ में उन्होंने मेट्रो चलवाई, तो फिर क्यों नहीं जीते वो? तो आप इन विकास के कार्यों से नहीं जीत सकते, ये जाहिर करता है आज का जो सियासी परिप्रेक्ष्य है। तो इसलिए आपको सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, मंदिरों को और मस्जिद को केंद्र में लाना ही होगा, तभी आप सियासत में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार की रणनीति आजकल तमाम सियासी दलों में चल रही है, और उसी गुणा भाग के पीछे वो लोग चल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ओवैसी के रूप में देख सकते हैं कि देश के किसी भी कोने में ओवैसी जी प्रकट हो जाते हैं, और वो मुसलमानों के झंडा बरदार बन जाते हैं, और मुसलमान भी उनके सामने नतमस्तक है। भले ही सब लोग वोट ना दें, लेकिन वोटों का बंटवारा करने की कला उनको आती है, जिसका फायदा सीधे सीधे किसको मिल रहा है वो भी आपको पता है जी। लेकिन एक बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ओवैसी भले ही चुनावी मंचों पे, सियासी मंचों पे कुछ भी बयान दे, संसद के अंदर जो मुद्दे उठाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी असहज करते हैं। राघव चड्ढा ने कितना बढ़िया मुद्दा उठाया, किसी ने सुना? मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
जो असली मुद्दे हैं, जो असल समस्याएं हैं, उस पर बात होगी, तो कोई ना मीडिया कवर करेगा, ना आम लोग उस पर ध्यान देंगे, वो सिर्फ बात होकर खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह की बातें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जिस तरह की जा रही हैं, उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, और जिस तरह की तल्खी है, आगे जो भी अपडेट होगा देखते हैं, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।